दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज बूस्टर क्लासेस 2.0 में। हम अध्ययन कर रहे हैं अपनी बुक लुसेंट का और लुसेंट की सीरीज में अपना अगला टॉपिक होने वाला है भारतीय संविधान, जो कि लुसेंट में दिया गया है भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास। चलिए हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास। चलते हैं, अपना जो टॉपिक है लुसेंट का वो है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। और 1773 से लेकर 1947 तक शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने कई एक्ट पारित किए, जो अभी हमने बातें की थी कई एक्टों की, ठीक है। वो एक्ट पारित किए 73 में, 81 में, 84 में कई एक्ट लाए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी आगे चल के। इनको हमने निम्न दो भागों में बांटा है। पहला, कंपनी के शासन के अंतर्गत जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा 1713 से लेकर 1858 तक, तब कौन कौन से नियम आए। और दूसरा, जब सम्राट का शासन यानी कि क्राउन के अंतर्गत जब भारत आ गया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट शासन हो गया, तब कौन कौन से नियम आए। तो चलिए देखते हैं हम पहले नियम। तो जब हम पे कंपनी रूल कर रही थी, यानी हिंदुस्तान पे कंपनी का शासन था, तब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 81 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, 84 में फिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम आया, 1786 का अधिनियम आया, फिर 1993 में जहाँ से चार्टर आने लगे वहाँ पे आप 20-20 साल जोड़ दीजिए, 20-20 साल के अंतराल पे यहाँ पे 93 में और 20 जोड़ देंगे 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। अब सम्राट का शासन, यानी कि जैसे ही हमने आपको पिछले अभी बताया था, तो जब हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हो गई, उसके बाद डायरेक्ट क्राउन का शासन अपने यहाँ आ गया। तो वो जो शासन आया, उसको जो पहला नियम बनाया उसको बोलते हैं हम भारत शासन अधिनियम, ठीक है। 1858 में जो एक्ट लेके आई ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम, यानी कि डायरेक्ट अब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो भारत पे डायरेक्ट शासन करना स्टार्ट कर दिया। 1861 में भारत शासन अधिनियम आया, फिर 1892 में भारत शासन अधिनियम, 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 में भारत सरकार अधिनियम, नाम चेंज कर दिया गया यहाँ पे, भारत शासन की जगह अब क्या हो गया, भारत सरकार अधिनियम, 1935 में भारत सरकार अधिनियम और 1947 में। चलिए हम पढ़ते हैं इनको डिस्क्रिप्शन, मतलब विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, रेगुलेटिंग का मतलब होता है अधिनियमित या फिर नियंत्रित, ठीक है। किसी भी चीज को नियमित या नियंत्रित करना। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को नियमित और यानी कि रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला जो कदम उठाया था ब्रिटिश सरकार ने, वो यही था। तो यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम कंपनी को रेगुलेट करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर इसकी विशेषता क्या थी? विशेषता थी पहली कि बंगाल का जो गवर्नर था, अब उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसमें 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद इसकी सहायता के लिए, किसकी, बंगाल के गवर्नर की सहायता के लिए बनाई गई। और जो बम्बई का गवर्नर था और मद्रास का गवर्नर था, अब किसके अंडर में काम करने लगा, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में काम करने लगा, ठीक है। तो और आप देख लें, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जिसको भारत का नहीं, सॉरी, यहाँ पे बंगाल का होगा, ठीक है, ये गलत है, भारत का ना होके अभी क्या है, अभी केवल बंगाल के गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड बॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बना, लॉर्ड बॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी पहली विशेषता। अब हम चलते हैं इसकी अगली विशेषता की ओर। अब 1774 में, कौन से, 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के तहत 1774 में इस अधिनियम के अंतर्गत एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश के नाम क्या था, सर एल्जा इम्पे, और जो अन्य 3 न्यायाधीश थे उनमें से एक था चैम्बर्स, ठीक है, एक था आपका हाइड और एक था आपका लिमेस्टर,
तीसरा जो था वो था लिमेंस्टर, ठीक है। ये जो मुख्य न्यायाधीश थे चीफ जस्टिस, और ये थे 3 अन्य इनके असिस्टेंट यानी कि सहयोगी, ठीक है। तो ये 2 विशेषताएं हो गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट या अधिनियमित करने के लिए जो शिकंजा कसा था वो किसके द्वारा, 1773 के एक्ट के द्वारा। और उसी शिकंजे के तहत ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त किया, ठीक है। कंपनी को अधिनियमित किसके जरिए किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या थी, गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी, यानी कि ये कंपनी पे भी शासन करती थी, ये कंपनी पर रूल करती थी, ठीक है। और किसको ये रिप्रेजेंट करती थी, ये ब्रिटिश सरकार के अंडरगत आती थी, ठीक है। ये ब्रिटिश सरकार के अंडर में काम करती थी गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी। तो हम यही बोल रहे थे, यानी कि कंपनी को या ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए या उस पर शिकंजा कसने के लिए या उसके काम को देखने के लिए यानी कि सुपरविजन के लिए इसने क्या बिठा दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिठा दिया। और ये एक गवर्निंग बॉडी के रूप में कंपनी के कामों को, व्यापार को, सबको देखने लगी, ठीक है। और जब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिठा दी गई तो इसके तहत कंपनी के अधिकारियों यानी कि कंपनी के हर काम को ये देख रही थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसने क्या किया, अब जब कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करने लगी तो इसने क्या किया, कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार करने, जो ये निजी व्यापार करते थे, अल्लाह तबाही मचा रहे थे, लूट मचा रखी थी, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बनाई थी। तो इसके तहत कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। तो लुसेंट में ये थोड़ा ऊपर दे दिया गया, इसको नीचे दे दिया गया। लेकिन अब आप यहाँ देखेंगे जब इस पर शिकंजा कसा जाएगा तभी तो ये नियम बनाएगी, अधिकारियों को निजी व्यापार के लिए रोकेगी। तो ये आप इसको इंटरलिंकिंग के माध्यम से इसको नीचे कर दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका। तो यानी कि उपहार और रिश्वत लेते थे वो सब मना कर दिया गया और अधिकारियों को निजी व्यापार की छूट खत्म कर दी गई। अब जो दूसरा जो इनका अधिनियम था उसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून जो 1781 में आया था। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम था, इसका एक दूसरा नाम और था संशोधन अधिनियम, ठीक है। इसको किस नाम से और जानते थे, 1781 का संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो जो उस अधिनियम में 1773 में लागू किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमी थी उसको संशोधन करने के लिए ये लाया गया, ठीक है। और इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अब यहाँ से आपको एक बात समझनी है, कलकत्ता की सरकार यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, वही क्या है, कलकत्ता की सरकार है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। और आप जो बहुत ही यहाँ पे जो मज़ेदार बात है वो ये है कि मज़ेदार बात ये है कि 1773 से लेके 1781 तक, ठीक है, यानी कि जो गवर्नर जनरल था इस पे भी सर्वोच्च न्यायालय का वर्चस्व था। सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए भी, मतलब अगर ये गलती करता है तो सर्वोच्च न्यायालय इसको सजा दे सकता था। लेकिन अब संशोधन के तहत 1781 में जो गवर्नर जनरल है उसको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया गया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अब इसका कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय इसका कुछ नहीं कर सकता था, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से इसको बरी कर दिया गया, ठीक है। और क्या किया गया इसमें,
राजस्व संबंधी मामलों और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों, जो कौन वसूली करता था, ये करता था गवर्नर जनरल, ठीक है। राजस्व संबंधी मामलों और राजस्व वसूली मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया गया। तो अब समझ रहे हो आप, सर्वोच्च न्यायालय का जो काम था वो केवल भारतीय जनता के लिए ही रह गया, ठीक है। भारतीय जनता को मतलब दंडित करना और उन पे मतलब जुर्म करना रह गया, क्योंकि गवर्नर जनरल और मतलब गवर्नर जनरल के अंतर्गत सभी अंग्रेजी शासन जो शासक यहाँ पे थे वो आते थे, इनको तो इसने बरी कर दिया। तो ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट और बंदोबस्त कानून। अब देखते हैं 1784 का, समझ गए होंगे आप इसको सही से। अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हम देखते हैं ये क्या है, ठीक है। 1784 और पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। दोहरे प्रशासन यानी कि द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली, ठीक। तो अभी हम देख रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो बनाया गया था कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि कंपनी की जो सुपरविजन के लिए, जो कंपनी में घपले हो रहे थे या फिर अन्य कई प्रकार के कार्यों को देख रेख करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था। द्वैध शासन के अंतर्गत कंपनी को जो व्यापारिक मामले हैं कंपनी के, अब उसको देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया। अब एक दूसरी बॉडी बना दी गई गवर्निंग बॉडी, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम क्या था, राजनीतिक मामलों के लिए, ठीक है। राजनीतिक मामलों यानी कि राजनीतिक मामलों में जैसे भारत के नागरिक, ठीक है, और यहाँ की सैन्य व्यवस्था, ठीक है, और यहाँ की जो राजस्व गतिविधियाँ हैं और राजस्व गतिविधियाँ, इन तीनों की निगरानी के लिए अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बिठा दिया गया। और ये 6 सदस्यीय टीम थी। कितनी? 6 सदस्यीय टीम थी, ठीक है। अब ये भारत के नागरिक और सैन्य व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था, ये सब किसके अंदर में काम कर रही थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर में। यानी कि जो पॉलिटिकल था वो किसको सिस्टम दे दिया गया? कंट्रोलर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केवल कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखता था, ठीक है। और जो राजनीतिक मामलों को कंपनी को कौन देख रहा था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देख रहा था, ठीक है। 1793 ईस्वी का जो चार्टर, ये तो हो गया आपका ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और इसमें एक बात और याद रखना, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी अब 3 सदस्यीय हो गई, जो पहले कितने की थी? 1784 वाले में हमने देखा, 1773 वाले में 81 तक वो कितने की रही थी? 4 सदस्यीय रही थी। अब कितनी कर दी गई? 3 सदस्यीय कर दी गई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक अगला अधिनियम जो 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। अब अपने स्टार्ट हो गए चार्टर अधिनियम, ठीक है। अब चार्टर अधिनियम 1793 का जो चार्टर अधिनियम है ये देख लेते हैं, ठीक है। जहाँ से चार्टर अधिनियम मिल जाए 1793 तो 20 आप जोड़ देंगे 1700। इससे पहले हम एक और देख लेते हैं, ठीक है। 1793 से पहले हम एक और अधिनियम देख लेते हैं जो अभी हमने छोड़ दिया, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप देख लो। 1793 से पढ़ने से पहले हम, क्योंकि 93 बाद में आता है, इससे पहले आ जाता है 1786, ठीक है। 1786 का अधिनियम, कौन सा? 1786 का अधिनियम। कहीं इससे क्वेश्चन आ गया तो फिर आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो 1786 का अधिनियम क्या है? इस अधिनियम में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। और उसकी कुछ शर्तें थीं। इसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का गवर्नर जनरल पद स्वीकार करने के लिए कुछ शर्तें रखी थीं। क्या शर्तें थीं? उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा मानने का अधिकार हो। और मेन चीज़ समझ लीजिए, इसकी मेन जो शर्त थी वो हम बता देते हैं आपको। इसको जो भारत की सेना थी, ठीक है, ये बोल रहा था हमें इसका कमांडर इन चीफ बनाया जाए। कमांडर इन चीफ बनना चाहता था ये, ठीक है। किसका? भारत की जो सेना थी उसका। और इसका ये माना भी गया और इसको 1786 के तहत या अधिनियम के तहत इसको बंगाल का गवर्नर जनरल
पद भी दिया गया और इसकी शर्तें भी मानी गई। और इसकी जो पहली शर्त थी, मतलब ये शर्त वही थी कि हमें ऑल इन ऑल भारत में सब कुछ हम ही को रहना है, ठीक है, ये शर्त थी। तो इसकी शर्तें भी मानी गई और इसको बनाया भी गया। ये 1786 का अधिनियम है और फिर आगे तक यही चलता रहे, मतलब हर गवर्नर जनरल को ये चीज़ें मिलती रहीं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक है। अब हम देखते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। तो इसमें नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। अब मतलब ये जो कंट्रोलर अभी बनाया गया था, अभी आपने देखा जो ये है ना बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स बनाया गया था। तो इसको वेतन की व्यवस्था कहाँ से की गई? जो भारत से पैसा लूटा जाता था, ठीक है, भारत से जो राजस्व इकट्ठा होता था अंग्रेजों का, अब इनकी जो सैलरी है भारत के राजस्व से ही दी जाएगी। इसमें बताया गया था 1793 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था उसमें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के ऊपर चलते हैं। तो 1813 चार्टर अधिनियम की ओर जैसे ही हम चलते हैं तो हमें मिलता है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, किसमें? 1813 में। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ये इम्पॉर्टेंट अधिनियम इसलिए है क्योंकि भारत में कंपनी जो भारत के साथ व्यापार करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के भारत के साथ व्यापार के अधिकार को छीन लिया। कहाँ? 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत। यानी कि अब जो कंपनी है भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार उसका नहीं रहा, लेकिन क्या कर सकती थी वो? चीन के साथ, चीन मतलब अपना पड़ोसी, चीन के साथ व्यापार, यहाँ पे चीन लिखना है आप, चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। यानी 20 वर्षों तक का और बढ़ा दिया गया। अभी हमने बताया चार्टर अधिनियम जहाँ से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1793 से चार्टर अधिनियम स्टार्ट हुआ, 20 साल बाद अपना आ गया 1813। 1813 में 20 और जोड़ देंगे हम तो अपना 1833 का आ जाएगा, ठीक है। एक और अच्छी बात यहाँ पे ये थी कि शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए यहाँ पे वार्षिक देने की घोषणा की गई, किसमें? 1813 के अधिनियम के तहत, ठीक है। और एक चीज़ और ये हो गया आपका 1813 का अधिनियम, ठीक है। तो एक चीज़ आप और याद रखना यहाँ पे क्या थी, वो ये थी कि हाँ, अब जैसे जो अपनी ब्रिटिश में ईसाई मिशनरियाँ थीं, ईसाई मिशनरियाँ, ठीक है, ये क्या है मिशनरियों? मतलब अपने यहाँ भारत में जो धर्म था उसको या उसकी जगह जो ईसाई धर्म है उसको प्रचार प्रसार के लिए जो मिशनरियाँ बनाई थी उसको हम क्या बोलते थे? ईसाई मिशनरियाँ। अब ये कहाँ आने लगी? भारत में आने का इनको, यानी कि भारत में आने का इनको अनुमति मिल गई, ठीक है, इनको अनुमति दे दी गई। कहाँ पे? भारत में ईसाई मिशनरियों को अपना प्रचार प्रसार करने का अनुमति यहाँ पे मिल गई। ये भी पॉइंट याद रखना आप, ठीक है। ईसाई मिशनरियों के द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत में, मतलब भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। किसके द्वारा? 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम उसके द्वारा, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमने कहा 20 जोड़ देंगे यानी कि 20 साल बाद 1833 आ जाएगी। तो हम चलते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम की ओर। ये रहा आपका 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार, अभी देखो 1813 में है यानी कि 20 साल पहले की बात है, तब क्या किया गया था? यानी कि चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ कंपनी को व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन 1833 में कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है पूर्णतया समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है 1833 के अधिनियम में वो याद रखना, 1813 के अधिनियम में आप याद रखना, क्या याद रखना? वहाँ पे 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिए गए थे, वो भी इम्पोर्टेंट थी चीज़। और कंपनी का अधिनियम, मतलब कंपनी का व्यापार करने का जो
अधिकार था उसको भी छीन लिया गया था 1813 से, ठीक है, 1813 के अधिनियम से। और पूर्णतः कहाँ से छीन लिया गया? 33 से। तो इन दोनों फैक्ट को आप याद रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को, तो सबसे पहले 1773 में जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर उसको क्या नाम दे दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। वहाँ पे हमने थोड़ा गलत लिख दिया है, उसको आप याद रखना। वहाँ पे हमने भारत का गवर्नर जनरल लिखा है, लेकिन क्या होना चाहिए? बंगाल का गवर्नर जनरल। हमने सही करा दिया वहाँ पे, ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर अब क्या बन गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन अब 1833 में बंगाल गवर्नर का जो पद था, बंगाल का गवर्नर जनरल पद था, जनरल पद जो हमने वहाँ लिखा था वो यहाँ लिखना चाहिए। अब ये क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। ये क्या बना दिया गया? इसको बना दिया गया भारत का, ठीक। 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। अब देखते हैं अब अगला तीसरा जो पॉइंट था, अब पूछ दिया जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगर पूछ दिया जाए बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। और आपको याद रखना 1701 भी, ये भी पॉइंट आप याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट ही एक तरीके से। 1786 अधिनियम के तहत किस गवर्नर जनरल, बंगाल के किस गवर्नर जनरल का नियमन मतलब नियुक्ति हुई थी? तो किसकी हुई थी? कॉर्नवालिस। इसको भी याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। ये देखो तीसरा क्या है पॉइंट, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक सदस्य के रूप में चौथा सदस्य को भी शामिल किया गया। तो अभी आपने देखा था कि वहां पे हटा लिया गया था, कहाँ पे? 1784 वाले में। अब 1833 वाले में इसको दोबारा जोड़ दिया गया, ठीक है। जो परिषद थी उसकी 3 की रह गई थी, अब उसमें चौथे सदस्य को जोड़ दिया गया, लेकिन चौथा सदस्य क्या हो गया? विधिक सदस्य हो गया, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। किसके तहत? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। और 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि 20 साल बाद आएगा ये। 1833 के बाद सीधा कब आएगा? 1853 में, ठीक है। इसी बीच 1853 में ये क्या कर दिया गया? दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। और किसने कर दिया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, ठीक है। आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे पॉइंट पे चलते हैं। अधिनियम की धारा 87 के तहत, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाने का उपबंध किया गया। यानी कि अब कंपनी के जो पद हैं उसमें भारतीयों की भी भर्ती होने लगी थी, ठीक है। भारतीयों के लिए भी भर्ती के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, ऑप्शन हैं, वो खुल गए थे। भारतीयों की भर्ती स्टार्ट कर दी गई थी, किसमें? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, संपूर्ण देश का एक ही बजट तैयार करने की शक्ति गवर्नर जनरल को दे दी गई, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसका, यानी कि जो गवर्नर जनरल है ऑल इन ऑल उसको शक्ति बहुत प्राप्त हो गई। अब यानी कि जो देश का जो बजट बनता था, बजट तैयार करने के लिए गवर्नर जनरल को शक्ति मिल गई, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखना। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ, ठीक है। प्रथम विधि आयोग, विधि मतलब कानून, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था? कानून, यहाँ पे जो कानून है वो 2 तरीके से, यानी कि जो हिंदू थे उनके लिए अलग कानून था और मुसलमान के लिए अलग कानून था, ठीक है। इसीलिए इनको मतलब दोबारा विधि आयोग का गठन किया गया था। मुसलमान को उनके धर्म के अनुसार और हिंदुओं को उनके धर्म के अनुसार कानून बनाए गए थे, ठीक है। और यहाँ पे जो पहले से कानून चलते आ रहे थे, उन पहले से चले आ रहे कानूनों को इन्होंने क्या बोला? नियामक कानून। क्या बोला था? नियामक कानून, ठीक है। और जो अब बनाए जाएंगे उन्हें हम क्या बोलने लगे? अधिनियम। क्या बोलने लगे थे? अधिनियम या एक्ट बोलने लगे थे। अधिनियम या
एक्ट बोलने लगे थे, ठीक है, 1833 में, ठीक है। अब अधिनियम बोले जाएंगे कानून, और एक्ट बोले जाएंगे, जो कि हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग कर दिए गए, इसीलिए विधि आयोग का गठन किया गया था। अब हम चलते हैं 1853 के चार्टर अधिनियम की ओर। तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम है इसको देख लेते हैं एक बार। 1853 का चार्टर अधिनियम, तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद को विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, यानी कि बोर्ड मतलब परिषद, जो अभी पीछे हमने डिस्कस किया, उसके विधायी यानी कि कानून वाली व्यवस्था अलग कर दी गई, और प्रशासनिक उस कानून को फॉलो कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्य हैं वो अलग कर दिए गए। तो इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, और इसको क्या बोल दिया गया, विधान पार्षद, ठीक है। क्या बोल दिया गया, विधान परिषद। अब विधान परिषद में जो 6 लोग आए, ठीक है, इसको एक तरीके से उसी तरीके से ये काम करते थे जिस तरीके से ब्रिटिश संसद काम करती थी, ठीक है। जैसा ब्रिटिश संसद में काम होता था उसी तरीके से ये इस काम को करते थे, ठीक है। तो इसको और क्या बोला गया, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। इसका नया नाम जो विधान पार्षद का दिया गया, इसमें 6 पार्षद शामिल किए गए, इसीलिए इसका विधान पार्षद बोला गया। और भारतीय केंद्रीय विधान परिषद इसका नया नाम इस विधान परिषद को। इसकी जो मुख्य बात ये थी, स्थानीय प्रतिनिधित्व, यानी कि जो विधान परिषद बनाई गई इसमें अब भारतीयों को यानी कि स्थानीय लोगों को भी जगह दी गई, ठीक है। जैसे बंगाल से चुनाव हुआ, मद्रास से, ठीक है, बिहार से, ठीक है, और आगरा, इन प्रांतों से चुन के 4 प्रतिनिधि आए थे किसमें, विधान परिषद में, ठीक है। ये इसकी अहम चीज़ है, स्थानीय प्रतिनिधित्व, इसलिए इसको याद रखना आप, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले नियम की ओर, और अगला नियम है इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, किसमें, 1853 चार्टर अधिनियम के, ठीक है। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई, यानी कि जो कंपनी के उच्च पद थे, सिविल सेवा वाले पद, उसमें अब भारतीयों के लिए भी जगह बन गई थी। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, किसकी, मैकाले समिति, ठीक है। यानी कि आप याद रखना, जो विधि आयोग बनाया गया था वो भी मैकाले अध्यक्ष था उसका, ठीक है। विधि आयोग का भी मैकाले अध्यक्ष था, और सिविल सेवा के लिए जो समिति बनाई गई उसको भी मैकाले समिति नाम दिया गया, मैकाले उसका भी अध्यक्ष था, ठीक है। तो ये थे अपने कहाँ से कहाँ तक, ये आपके हुए जब ब्रिटिश क्राउन ना होके, जब ईस्ट यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत जितने अधिनियम हमने पढ़े हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे 1858 से, जहाँ से आ जाएगा ब्रिटिश क्राउन का शासन, वो अधिनियम हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो ये अधिनियम जो हमने पढ़े हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी के शासन के अंतर्गत 1773 से लेके और 1853 तक के, ठीक है। 1773 से लेके 1853 तक के जितने भी एक्ट या अधिनियम हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, कंपनी के शासन के अधिनियम के अंतर्गत। और 1800 से 58 में यानी कि 1857 में प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ था, उसके बाद 1858 में डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने शासन करने लग गई और ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व ही खत्म हो गया, ठीक है। ये तो हुआ आपका यानी कि जो टॉपिक है भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास, उसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अंतर्गत जितने अधिनियम वो हमने पढ़े, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत अधिनियम थे, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।